Hello, I'm Dr. Zartash Khan of Forensic Medicine. This is going to be the third lecture in the series of psychiatry, and it's going to be about diagnosing mental illness. So, there are two kinds of insanity: true insanity and feigned insanity. This lecture is going to focus on true insanity and how to diagnose it. Again, we are going to apply the history taking techniques that I sent you in the previous lecture. So, this is going to be a case study, and it is based on a true happening that occurred in a place called Ghazi. So, a 7-year-old female child went missing in Ghazi. She was last seen playing with a 15-year-old boy. The police investigated the boy about the girl's whereabouts. He kept pointing to different places where he claimed to have seen her. However, she was nowhere to be found. One day, the boy mentioned a place, and the girl was actually found there. But of course, she was not alive by then, and her body was desecrated. There was grass in her nose, and there were signs of violence. The skull was fractured, and the limbs had been cut, and she was really in a bad shape. So this case was then taken to court, and of course the boy was accused because he knew the place where she was found. However, the defense was that the boy also had claimed other places where he had seen her, so this could have been a coincidence. But the parents of the girl were, of course, accusing the boy because he knew where she was, and he didn't seem to be in the right state of mind. So they thought that he must have killed her. So now the court had to do all the proceedings, but of course, a medical team and psychiatrists were involved, and they had to determine whether the boy was truly insane or was feigning insanity. तो इस लेक्चर में ये सिनारियो है कि एक बच्चा था, एक लड़की जो है वो मिसिंग हो गई, गुम गई गाज़ी के अंदर. गाज़ी एक छोटा सा टाउन है, उधर मिसिंग हो गई वो लड़की, और उसकी डेड बॉडी मिली बहुत दिनों बाद एक कब्रिस्तान के बाहर से, जो बहुत ही बुरी हालत में थी. हाथ पैर भी कटे हुए थे, जगह जगह उसकी नाक कान आंखों में घास घुसी हुई थी, और मतलब बाकायदा पता चल रहा था कि ये एक बहुत ही वायलेंट तरीके से उसको मारा गया है. और जो क्लूज थे वो सिर्फ उसी बच्चे को थे जिसने खुद पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे बॉडी हो सकती है, जिसके साथ लास्ट उसको देखा भी गया था खेलते हुए. तो ऑब्वियसली इस तरह के सर्कमस्टांस में बच्चे को ही अक्यूज़ किया जा रहा था, और अब बच्चे का जो मेंटल स्टेटस डिटर्मिन करना था कि ये असलियत में पागल है या ये ड्रामा कह रहे हैं पागल होने का. क्योंकि कभी कभार लोग इस बेसिस पे ये ड्रामा करते हैं कि वो पागल हैं कि सज़ा कम हो जाए या सज़ा ना मिले, और अगर मिले तो उस बेसिस पे मिले कि अगर कोई पागल हो तो उसकी सज़ा जो है वो बहुत या तो कम हो जाती है या उसको मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है. अब क्योंकि पाकिस्तान में मेंटल असाइलम्स उस तरह से हैं नहीं, बहुत कम है, तो अक्सर जो है वो जो पावरफुल लोग होते हैं वो मेंटल असाइलम से निकलवा लेते हैं बच्चों को. तो ये एक इशू है, बच्चों को नहीं मतलब किसी भी क्रिमिनल को. तो ये एक इशू है. इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंशियल लोग ज़बरदस्ती किसी को इंसेन डिक्लेयर करवा देते हैं और उनको जो है वो मेंटल असाइलम में डाल देते हैं. तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मेंटल हेल्थ एक्ट पाकिस्तान का जो बना है उसमें थोड़े बहुत एड्रेस भी हुए हैं. लेकिन इस लेक्चर का पर्पज़ ये है कि हम इंटरव्यू कर सकें किसी भी इंसान को और डिटर्मिन कर सकें कि वो ट्रूली इंसेन है या नहीं. तो एट द लेवल ऑफ थर्ड ईयर आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इस्टेब्लिश समबडीज सैनिटी टू अ फुल एक्सटेंट, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है और इसके लिए जो है वो साइकाइट्रिस्ट और साइकाइट्री की टीम्स इन्वॉल्व होती हैं. तो ना तो मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ ना ही थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स इतने केपेबल हैं, बट ये एक जनरल आउटलाइन है ऑफ हाउ टू डिटर्मिन इंसैनिटी. ये उसके बाद की स्टोरी है कि उस केस के अंदर क्योंकि ये एक केस स्टडी है तो उस केस के अंदर आगे क्या हुआ. अ टीम ऑफ साइकाइट्रिस्ट वाज आस्क्ड टू डिटर्मिन वेदर द बॉय एक्चुअली सफर्ड फ्रॉम इंसैनिटी और वाज ही फिट टू स्टैंड ट्रायल.
अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसेन डिक्लेयर हो जाए तो उसका ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें लोग इंसेन डिक्लेयर हो जाते हैं लेकिन उनका ट्रायल फिर भी होता है, क्योंकि कुछ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर फिर भी आ रही होती है। तो ये देखना होता है कि जब वो क्राइम कमिट किया गया तो वो बंदा कितना इंसेन था, क्या वो अपनी हरकतों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा था या नहीं। और कुछ बहुत ही वायलेंट क्राइम्स होते हैं, उनमें ये भी देखना होता है कि अगर किसी को इंसेन डिक्लेयर करके जेल में ना डाला और अगर वो सोसाइटी में फ्री फिरता रहा तो क्या वो इंसान फर्दर डैमेज कॉज कर सकता है या नहीं। अगर वो फर्दर डैमेज कॉज कर सकता है तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो जेल हो या मेंटल हॉस्पिटल हो। तो क्योंकि पाकिस्तान में इतने मेंटल हॉस्पिटल्स हैं नहीं, तो जिस तरह पेशावर जेल में एक पूरा सेक्शन है जहाँ पे वायलेंट इंसेन लोगों को कंटेन किया जाता है। तो ये कुछ मेंटल हेल्थ एक्ट में चीज़ें एड्रेस हुई हैं, वो भी हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अब व्हाट इज़ आवर ड्यूटी एज डॉक्टर्स? इट इज़ टू नो हाउ टू interview somebody whose sanity is being questioned to determine whether they are truly insane or they are feigning insanity. It must, however, be mentioned here that these cases are dealt by a panel of psychiatrists, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं कि हम ये कर सकें। और जो लीगली भी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोई मेडिकल ऑफिसर ये काम ना करे, कोई हाउस ऑफिसर काम ये ना करे, कोई ट्रेनी ना करे, बल्कि एक प्रॉपर क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट करे। और अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी एक पैनल हो और गवर्नमेंट का साइकाइट्रिस्ट हो, मतलब कोई प्राइवेट इदारे का ना हो। तो अब दिस इज़ the interview process itself, and of course although the case study was real, this interview is obviously I couldn't find the interview, so I had to write it on my own. तो अब इसमें जो है obviously कुछ ना कुछ मैंने वो की नहीं है, आंसर्स खुद से लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस खुद से लिखे हुए हैं, just to tell you how the interview goes on. Obviously it's going to be inaccurate, और क्योंकि मैं खुद भी जो हूँ 100% साइकाइट्री की स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ जो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकूँ कि पेशेंट किस तरह बात करते हैं, मगर मैंने एक जनरल आउटलाइन दे दी है। सो द डॉक्टर इज़ गोइंग टू आस्क, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. हेलो, आई एम डॉक्टर खान, वट एवर योर नेम इज़. हेलो, आई एम डॉक्टर उमैर, आई एम डॉक्टर सलमा, वट एवर द केस इज़. एंड देन यू मेक द पेशेंट फील ईजी. ठीक है, तो आपने ऑलरेडी देख के रखना है कि इस पेशेंट का नाम क्या है. नाउ दिस कैन बी ट्रिकी समटाइम्स बिकॉज यू हैव टू नो द रियल नेम ऑफ द पेशेंट. ये ना हो कि आप पेशेंट से कहें कि यू मस्ट बी, यकीनन आप उमर हैं या आप यकीनन जो भी आप नाम लें वो गलत हो, तो फिर वो बजाय कि फ़ायदेमंद होने के नुकसानदेह हो जाएगा. और आपने उसको बताना है कि आप जो हैं वो किस लिए यहाँ पर बैठे हैं. तो आप उससे इंट्रोडक्शन में ही कह देंगे कि मुझे पता है कि आप इधर कुछ डिस्कशंस के लिए आए हैं, जो पहले कुछ वाक़यात हुए हैं उनको बयान करने आए हैं, तो मैं इधर आपकी मदद करने के लिए हूँ. और आप आराम से बैठें. कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट ओपन अप नहीं कर रहा होता, तो आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ़र करते हैं. आप पेशेंट का ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं कि वो आपसे बात खुल के कर सकें. तो आप उससे ये कहेंगे कि जो भी बातचीत हमारी यहाँ पे होगी वो मेरे और आपके दरमियान रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये लीगल केस है और आप की ड्यूटी है कि आप बताएं कि क्या आपकी ड्यूटी है कि आप बता सकें कि पेशेंट इंसेन था या नहीं. तो आपको कुछ ना कुछ बातें डिस्क्लोज़ करनी पड़ सकती हैं. तो क्योंकि आपको ये बातें डिस्क्लोज़ करनी पड़ सकती हैं तो आप पेशेंट से झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे और आपके दरमियान रहेगी. आप उससे ये कहेंगे कि जो भी बात होगी वो मेरे और आपके दरमियान रहेगी अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. ठीक है, मतलब whatever we say is going to stay between the two of us unless it is necessary. तो जो भी हम बातचीत करेंगे वो मैं किसी को बताऊंगी नहीं या बताऊंगा नहीं, वो हमारे दरमियान ही रहेंगी, सिवाय अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए. तो ये आपने उसका एक ट्रस्ट गेन कर लिया ताकि वो आपसे खुल के बात कर सके. फिर आपने पेशेंट पे कभी भी अटैक नहीं करना है. और अगर आप ये फील कर रहे हैं कि कोई पेशेंट मेंटल है या उसको मेंटली इल है, तो आपने कभी भी उसे ये नहीं कहना कि
अच्छा तुम बताओ तुम्हें आवाज़ें आती हैं या नहीं। आप बहुत डायरेक्ट होंगे तो पेशेंट ओपन अप ही नहीं करेगा। तो आपने उसे आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट पे लाना है। तो इसीलिए प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी से जो है पूछ नहीं सकते। तो आपने पूछना है कि आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ। अब पेशेंट किसी भी तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है। हो सकता है वो आई कांटेक्ट ही ना मेंटेन करे, हो सकता है वो इनअप्रोप्रिएटली स्माइल कर रहा हो, वो कहे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर आपने उससे पूछना है कि मतलब किस लिए खुश हो तुम, क्या रीज़न क्या है। तो वो कहेगा कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे बहुत खुश हैं और उनको पता है कि मैं क्या करता हूँ। अब क्लियरली ये जो बच्चा है ये अपने दोस्तों की बात करे, पॉइंट पे नहीं आ रहा। अब आपके लिए बताना कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली। लेकिन आपने अक्यूज़ नहीं करना किसी भी पॉइंट पे कि अच्छा सही में, इस तरह नहीं करना। आपने खुद आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट खुलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंटरव्यू में ये डिटर्मिन कर सकें कि ये असली इंसेन है या प्रिटेंड कह रहे हैं। हो सकता है आपको एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ करने पड़े, तो आपकी एडमिशन जो है वो प्रोलॉन्ग होती जाए, 24 आवर्स के बजाय 7 डेज़ हो जाए। तो आप उसे कहेंगे कि तुमने कहा था कि तुम बहुत खुश हो, तुमने मेंशन किया कि तुम्हारी दोस्त तुमसे खुश हैं इसलिए तुम खुश हो। तो तुम बताओ तुम्हारे दोस्त तुमसे क्यों खुश हैं, क्या वजह है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे खुश होते हैं, कौन है वो दोस्त। तो वो कहेगा कि अच्छा मेरे दोस्त हैं, एक का नाम अनवर है, एक का नाम असद है, और वो बहुत खुश होते हैं जब मैं उनकी बात मानता हूँ। तो अब आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि क्या ये अनवर और असद कैरेक्टर्स रियल हैं या ये उसके माइंड में है। क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स जो इस तरह के वायलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक्स हो सकते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग जो हैं वो ज़रूरी ही है कि वो किसी को मारें या वो बिल्कुल वायलेंट हो। ज़्यादातर जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, इवन स्किज़ोफ्रेनिक्स, वो हार्मलेस होते हैं। वो उनका जो हार्म होता है वो अपने ऊपर होता है, मतलब ज़्यादा लाइकली है कि वो सुसाइड कमिट करें। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका एक डिस्कनेक्ट होता है ऑफ देयर माइंड विथ रियलिटी। मतलब उनको नहीं पता क्या असल है और क्या असल नहीं है। तो एक बहुत टॉर्चरस सिचुएशन है पेशेंट के अपने लिए भी, कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है क्या नहीं है, जो वो देख रहे हैं जिसको वो सुन रहे हैं क्या वो असली है भी कि नहीं। तो आपने हर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये फोरेंसिक साइकाइट्री का केस है जिसमें स्पेसिफिकली एक मर्डर डिस्कस हो रहा है। तो इसलिए आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या पता ये जिन कैरेक्टर्स को अपने माइंड में सोच रहे हैं वो असली ना हो और उन्होंने इससे ये करवा लिया हो। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आप तुम्हारे इन दोस्तों से, अनवर से और असद से, और लोग मिले हैं, तुम्हारे माँ बाप मिले हैं कि नहीं, और जब वो आते हैं तो तुम अकेले होते हो या कभी भी आ सकते हैं। तो अभी इस बच्चे से जब पूछा तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप से वो नहीं मिले, वो हर वक्त आते हैं मुझसे मिलने लेकिन उनको मेरे माँ बाप नहीं अच्छे लगते और वो ही मुझे बताते हैं कि मैंने क्या क्या करना है। अब एज अ डॉक्टर आपने फर्दर इंक्वायर करना है कि बात आखिर क्या है। तो आपने उससे पूछना है कि अच्छा थोड़ा और बताओ इस बारे में कि वो क्या क्या करवाते हैं आपसे। तो अब पेशेंट जो है वो कुछ भी कह सकता है, या तो वो ओपन अप कर जाएगा या फिर वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता, मेरे दोस्त तो बहुत अपसेट हो जाएंगे इस बात से अगर मैंने बता दिया कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, उनका प्लान क्या है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप उससे ये पूछ सकते हैं कि जब तुम उनकी बात मानते हो या नहीं मानते तो उनको कैसा फील होता है, वो क्या कहते हैं। तो अब ये बच्चा कह रहा है कि वो मुझे, जब मैं उनकी बात नहीं मानता तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे सोने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देंगे। तो आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या बुरा, क्या बुरा करने का वो कहते हैं। क्या वो तुम्हें तुम्हें थ्रेटन करते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब वो कुछ भी कह सकता है कि हाँ, वो कभी कभी कहते हैं कि इस तरह कर लेना, हाथ काट लेना, इस तरह की बातें वो कर सकते हैं। अम,
अब आप उससे ये पूछ सकते हैं कि तुम्हें तुम्हें वो गुस्सा दिलाते हैं, तुम्हें वो ऐसा ऐसा तो नहीं महसूस कराते कि तुम ठीक नहीं हो या इस तरह की कोई बात। तो अब बच्चा ये कह सकता है कि वो मुझे वो बुरा नहीं फील कराते, अगर मैं उनकी बात ना सुनूं तो तब मुझे वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वरना नहीं करते, और मैं बहुत ताकतवर महसूस करता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उससे बायोलॉजिकल सिम्टम्स पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम खाना पीना सही करते हो, नींद तुम्हारी ठीक है या नहीं, या आप इसलिए पूछ रहे हैं कि कभी कभी आप मेनिया रूल आउट करना चाह रहे हैं कि पेशेंट को मेनिया तो नहीं है। अगर पेशेंट ये कह रहा है कि मैं जो हूँ दिनों तक नहीं सोता ना खाता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसको मेनिया है। मेनिया में ये मेनिया का फीचर है कि आप ना सोते हैं ना खाते हैं, आप बहुत एनर्जी फील करते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि मैं नहीं खाता नहीं सोता, और आप ऑब्जर्व भी ये कह रहे हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है ड्यूरिंग द 7 डे पीरियड और वट एवर टाइम जिसमें वो एडमिटेड है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं खा पी नहीं रहा, नींद उसकी उड़ी हुई है, तो उसका मतलब है कि ये इस्टेब्लिश ट्रू इंसानिटी है जिसमें ना वो सो रहा है ना खा रहा है, वो मेनिक है, ठीक है। अब आप उससे उसकी ये जो 4 F's हमने डिस्कस किए थे हिस्ट्री में, फ्रेंड्स, फैमिली, फाइनेंस, इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। फोरेंसिक्स के बारे में आप डायरेक्टली नहीं पूछते। फोरेंसिक्स का मतलब होता है कि तुमने कोई पुलिस के साथ कभी इन्वॉल्व हुए हो, या तुमने कभी कुछ गलत किया है जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा हो, तो इस तरह की बातें आप पूछ सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मेट है, आपने पेशेंट के रिस्पॉन्स को ऑब्वियसली देखना है। आप पहले से क्वेश्चन सोच के नहीं जाते, बल्कि ये देखते हैं कि पेशेंट आपको कहाँ लीड ऑन कर रहा है, ठीक है। अगर आपने पहले से रटा हुआ है तो फिर ऑब्वियसली आप पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं कर सकेंगे, मगर फिर भी आपके माइंड में एक जनरल आउटलाइन होनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस मैंने मिस नहीं करने। तो आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हो कि नहीं। तो वो कहेगा कि कभी कभी मैं अपने, अब ये तो माइनर है, ये जो बच्चा है जो इस क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा है ये एक माइनर है, अंडर 18 है, तो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पेरेंट्स के साथ रहता है। तो जब आप पूछते हैं कि तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो या नहीं, तो वो कहता है कि कभी कभी रह लेता हूँ, कभी नहीं भी रहता, क्योंकि मेरे दोस्तों को मेरे माँ बाप नहीं पसंद। तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि अगर अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते तो कहाँ रहते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। या आप ये पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम्हारे अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रहते तो कोई और दोस्त हैं जिनके साथ तुम रहते हो, अनवर और असद के अलावा कोई दोस्त। तो वो कहेगा कि नहीं मेरे तो बहुत दोस्त नहीं हैं, मुझे लोगों को मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ इसलिए मेरे दोस्त नहीं हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं पसंद। तो अब वो अपने पैरानोया को एग्जिबिट कर रहे हैं कि मुझे दोस्तों को, ज़्यादातर लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ और वो मुझे नुकसान देने की कोशिश करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों, आप तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें नुकसान दे रहे हैं, या ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तो वो कहेगा कि हाँ मैंने सुना था वो मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो मुझे मारेंगे, और इस तरह की कोई भी वो पैरानॉइड डिलूजन आपको बता सकता है। अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो उसके साथ सिंपथाइज भी करे, सिर्फ इसलिए कि एक बंदा इंसेन है। अगर एक बंदा ट्रूली इंसेन है तो उससे ज़्यादा सिंपथी शायद ही कोई डिज़र्व करता हो। कि एक बंदे को यही नहीं पता कि रियल क्या है फॉल्स क्या है, उसके माइंड में जो चल रहा है वो सच है भी कि नहीं। तो ऑब्वियसली आपने अपनी सिंपथी शो करनी है, आपने नो मैटर वॉट आपने उसको जो है कंफर्टेबल रखना है एज अ डॉक्टर भी। और अगर किसी फैमिली में कोई स्किज़ोफ्रेनिक है, या अगर कोई किसी को जानता है, किसी का दोस्त है जो स्किज़ोफ्रेनिक है, या किसी को कोई मेंटल इलनेस है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको जो है कह देंगे पागल है और उसको शन कर दें। आपने उसको बहुत कंफर्टेबल करना है, क्योंकि एट सम पॉइंट वो दवाओं के साथ स्टेबलाइज हो सकता है। तो आपने उसके लेवल पे आके आपने उसकी डिलूजन्स को क्वेश्चन नहीं करना, आपने उसको रैशनलाइज करने की कोशिश नहीं करनी कि अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त नज़र आते हैं और किसी को नहीं नज़र आते तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त असली ना हो। ये नहीं करना आपने, क्योंकि वो बंदा कन्विंस्ड है कि उसके दोस्त हैं, तो आप उसकी रियलिटी को चैलेंज करेंगे तो वो और अग्रेसिव होगा, बजाय कि वो आपके साथ ओपन अप करे या आपके साथ बात करने की कोशिश करे।
तो आपने उससे कहना है कि अच्छा तुम्हें ये महसूस होता है, मैंने नहीं देखा लेकिन मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकता हूँ जो तुम्हें महसूस होता है, और मतलब मुझे तुम्हारी तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा है। इस तरह की बात आप कर सकते हैं, नॉट ड्यूरिंग द डिलूजन या नॉट ड्यूरिंग एन अटैक। लेकिन अगर कोई दवाओं के साथ स्टेबल है तो आपने उसको कंसोल ही करना है, आपने उसकी रैशनैलिटी को क्वेश्चन नहीं करना या उसको जज नहीं करना है। सो खैर एनी वे द पॉइंट इज़ टू सिंपथाइज विद द पेशेंट एंड टू एम्पथाइज विद द पेशेंट, कि अगर मैं उसकी जगह पे होता, अगर मुझे रियलिटी ना समझ आ रही होती तो किस तरह बिहेव करता मैं। तो अब आपने उससे एज अ फ्रेंड तो आप उससे इतना इंटेरोगेट नहीं करते, लेकिन एज अ डॉक्टर आप इसलिए कह रहे हैं कि आपने ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या ये बंदा डेंजरस तो नहीं है। तो अब आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ कोई प्लान्स बनाए, कोई उनका प्रोग्राम था कि तुम्हारे साथ कुछ करें, अ, तो वो ओपन अप पेशेंट कर सकता है। आप उससे ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें जो कहते हैं कि इस बंदे को नुकसान पहुंचाओ या अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, तो वो एग्जैक्टली किस तरह कहते हैं, क्या क्या वो तुम्हें बताते हैं। तो या तो वो कहेगा कि वो मैं नहीं बता सकता। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इंसिस्ट करते जाएं, एक ही जगह पे ना अटके, क्वेश्चंस पूछते जाएं, बार बार उसी पे आएँ, तो फिर वो ओपन अप कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मेरे दोस्त कहते हैं कि अम, अपनी कलाई काट लो, या मेरे दोस्त कहते हैं कि हमने खून देखना है। इस तरह की बातें, इस तरह की डिस्टर्बिंग बातें पेशेंट कर सकता है। आपने पूछना है कि अगर ऐसा हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, तो वो कह सकता है कि मुझे खून देख के बहुत अच्छा महसूस होता है। इस तरह की बातें पेशेंट कर सकता है। अब ऑब्वियसली ये सारी बातें अगर कोई बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो तो वो वैसे भी कर लेगा, ट्रूली इनसेन ना हो और फॉल्स फेक कह रहा हो और वो बहुत अवेयर हो, तो वो इस तरह की बातें कर सकता है। लेकिन फिर आपने उसकी शक्ल वगैरह देखनी है, उसकी हालत कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, वो खा पी सही रहा है या नहीं, वो थक के सो तो नहीं जा रहा। जब आप उसको देख रहे हैं तब वो इंसेन है या वो हर वक्त ही इस तरह है। तो अक्सर लोग जो है वो हिडन कैमरास लगाते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे मेंटल पेशेंट एडमिटेड हो, ताकि आप उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकें। अब आप उसकी जो डिलूजनल कैरेक्टर्स हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो उसकी जो डिलूजन्स हैं उनको कंफर्म कर सकते हैं कि वो ये बिलीव करता है या नहीं। वो जो हेलुसिनेशंस हैं उनको आप, अब ये असद और अंदर जो है वो पेशेंट हेलुसिनेट कर रहा है कि ये हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हें वो किसी ख़ास वक्त में तो नज़र नहीं आते, ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ लेते हो। अब ये एक तरीके से पूछना है कि तुम कोई नशा अगर चीज़ लो, उसके बाद तुम्हें नज़र आते हैं या कभी भी नज़र आते हैं, और तुम ऐसी कोई चीज़ें लेते हो, तो वो कहेगा कि या तो हाँ कहेगा या नहीं कहेगा, जो भी उसका आंसर है। इस केस में वो नहीं लेता कुछ भी ऐसा, वो माइनर है, वो ऐसा कुछ लेता नहीं है, उसको कभी भी वो नज़र आ सकते हैं। फिर आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं कि तुम डॉक्टर के पास पहले कभी गए हो, कोई दवाइयाँ लेते हो, तो ऑब्वियसली उसका आंसर कर रहा है कि नो, आप नहीं लेता, वो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेता, डॉक्टर के पास किसी रीज़न के लिए नहीं जाता। आप उससे इंसाइट का पूछेंगे कि तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तुम्हारे इर्द गिर्द चीज़ों के साथ, या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, या तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ मसला है। तो अब अगर उसको इंसाइट होती तो वो कहता कि हाँ कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, कुछ मसला है मेरे साथ। वो ये कह रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं दूसरों से भी बेहतर हूँ, तो ये फिर से ग्रैंडियोस डिलूजन है, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोर या ग्रैंडियोस डिलूजन। अब आप उससे पूछ सकते हैं कि क्योंकि तुम्हें सबसे बेहतर महसूस होता है, तो ये जो आवाज़ें तुम्हें आती हैं ये तब आती हैं जब कोई तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं होता, आप कंफर्म कर रहे हैं। फिर आप उसकी थॉट डिसऑर्डर का पूछ रहे हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह थॉट डिसऑर्डर है जिसमें आपकी थॉट्स जो हैं वो अलाइन नहीं होती हैं, या आपको लगता है कि आपकी थॉट्स जो हैं वो कहीं और से आ रही हैं, किसी कोई और आपके दिमाग में वो थॉट्स डाल रहे हैं। तो आपने पूछना है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वो दूसरे लोग सुन सकते हैं। तो या तो रहेगा हाँ या नहीं। फिर आप एज अ डॉक्टर ये भी पूछ सकते हैं कि कोई तुम्हारे दिमाग में जहन में सोचें डाल रहा है,
फिर से वो इस तरह का कोई आंसर कहेगा, या कोई तुम्हें सिग्नल तो नहीं करता जिससे तुम्हारी सोचें चलना शुरू हो जाएं, इस तरह की बातें। तो अब ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो जिसके मुताबिक ये लग रहा है अम, कि ये कैरेक्टर जो है, ये जो बच्चा है, ये जेन्युइनली सेन नहीं है। फिर भी इसकी एक ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन बाय अ पैनल ऑफ साइकाइट्रिस्ट नेसेसरी है, और इसको ऑब्जर्व करना नेसेसरी है, और फिर बताना कि ये फिट फॉर ट्रायल है या नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जिसने अब जैसे इस केस में इस बच्चे ने हो सकता है मर्डर किया हो, और वो साइकाइट्रिस्ट कह सकता है कि ये इंसेन है, या ये फिट फॉर ट्रायल नहीं है। लेकिन फिर भी जो सज़ा होती है वो इस बेसिस पे होती है कि प्रूफ मिला है या नहीं। आप किसी को भी सज़ा इस बेसिस पे नहीं दे सकते कि आपको लगता है कि जज ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे बहुत लगता है कि इसने किया होगा, क्योंकि ये पागल भी है और ये आखिरी बार उसके साथ देखा भी गया था, तो हम इसको सज़ा दे देंगे। ये नहीं होता। जज को जो है वो प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। अगर जज ये देख ले, अगर कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिससे इस्टेब्लिश हो रहा है कि यही मर्डरर था, तब उसको सज़ा मिलेगी। अगर कोई प्रूफ ना मिले तो फिर आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। मतलब जज के भी हैंड्स टाइड हैं। तो हम लोग एज डॉक्टर्स या पब्लिक ये अक्सर क्वेश्चन करती है कि सज़ा नहीं हुई, हमारा कोर्ट्स और हमारा जुडिशल सिस्टम ख़राब है। लेकिन हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि कोर्ट्स और जुडिशल सिस्टम्स भी उस वक्त सज़ा देते हैं जब प्रूफ हो। अगर प्रूफ नहीं है और मर्डर किया है किसी बंदे ने, तो वो रिहा हो जाएगा। ये एक मतलब एक ड्रॉबैक है ऑफ द लीगल सिस्टम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर पुलिस ने एविडेंस ही नहीं कलेक्ट किया, या अगर डॉक्टर्स जो हैं वो एविडेंस सही से नहीं दे सक रहे हैं, तो पेशेंट रिहा होगा, चाहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने या ना बने। और अगर वो इंसेन भी है और वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है, मतलब उसकी सैनिटी फेजिक है, कभी आ रही है कभी जा रही है, और उसने क्राइम कर दिया है, तो ज़्यादा लाइकली ये है कि उसको सज़ा मिलेगी। इस बात पे डिपेंड करते हुए कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो सोसाइटी के ऊपर क्या थ्रेट है, सिर्फ उस बंदे पे को नहीं देखा जाता। तो ऑल्दो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उससे, लेकिन बस इसी तरह ही है, सोसाइटी में इसी तरह चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पॉइंट था इस पूरे डिस्कशन का वो ये था कि इंसैनिटी किस तरह इंटरव्यू से इस्टेब्लिश की जाती है। तो आई होप कि आपको एक जनरल आइडिया हो गया हो कि इंसैनिटी हम किस तरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फेन्ड इंसैनिटी देखेंगे।